हेलो एवरीवन, केबीएस पेडागोजी के शाम 7 बजे के क्लास में आप सभी का स्वागत है। शाम 7 बजे से हम पेडागोजी के 60 अंकों की तैयारी न्यू पैटर्न से टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें थ्योरी और बहुविकल्पी प्रश्न दोनों होते हैं। आप लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है क्लास। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है शिक्षण विधियों का विकल्प या फिर चयन। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आज के पहले हमने शिक्षक की भूमिका, शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति या सीखने के जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं, व्यवहारवादी, रचनावादी, ये सब कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया लिंक, वहाँ जाके देख सकते हैं आप। शिक्षण विधियों को अगर एक शब्द में हम एक्सप्लेन करें तो होगा हाउ टू टीच, यानी कि पढ़ाना कैसे है, पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, और जिस विधि से हम पढ़ाते हैं उसी को हम कह सकते हैं शिक्षण विधि। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के अलग अलग मेथड होते हैं और उन्हीं मेथड्स के बारे में, उन्हीं विधियों के बारे में आज के क्लास में आप देखेंगे। और किन क्लास के लिए कौन सी विधियां या किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी विधियां उपयुक्त हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और नोट करते रहिएगा। यह टॉपिक 10वां है, इससे पहले 9 क्लास हमने कंप्लीट कर लिए हैं। शिक्षण विधियों का चुनाव आपका टॉपिक है। मेन टॉपिक जो है शिक्षण विधियों का चुनाव है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है, किन शिक्षण विधियों का एक टीचर के रूप में आपको चुनाव करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अध्यापन की कोई एक सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं बताई जा सकती। छात्रों की रुचि, योग्यता, आयु एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधि का चुनाव ही सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है। ठीक है, यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि किस आधार पे हम शिक्षण विधियों का चुनाव करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखकर ही शिक्षण विधियों का हम चुनाव करेंगे। तो बच्चों की कौन कौन सी चीज़ों का, रुचियों का, उनकी योग्यता का, उनके उम्र का, उनकी ज़रूरतों का, इनका ध्यान रखकर शिक्षण विधियों का चुनाव करना होता है। ठीक है, चलिए यही पूरा समझ लीजिए। टॉपिक आपने इतने ही दूर में कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करते हैं आगे। छात्रों के मस्तिष्क, कर्म, भावनाओं के क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन लाना अध्यापक का या अध्यापन का उद्देश्य होता है। मन, कर्म, हृदय की प्रवृत्तियों से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास शिक्षा से अपेक्षित होता है। शिक्षक किसी एक विधि का प्रयोग करके अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकते हैं। शिक्षक को अपने उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन करने के लिए सभी अध्यापन विधियों का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि अगर मान लीजिए शिक्षक को सिर्फ खेल विधि के बारे में पता है, तो खेल विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो उपयुक्त है, कक्षा पहली के लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए। लेकिन अगर बड़ी कक्षाओं की बात करें, बड़े क्लास की बात करें, तो वहाँ खेल विधि उपयुक्त नहीं माना जाता। इसीलिए सभी विधियों का ज्ञान एज ए टीचर आपको होना चाहिए। और शिक्षण विधियों का चुनाव करते समय बस एक बात ध्यान में आपको रखना है कि वह बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, 2 प्रकार की शिक्षण विधियाँ होती हैं, एक शिक्षक केंद्रित, एक बच्चे से केंद्रित। ठीक है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। चलिए अब किताबी भाषा में शिक्षण विधियों के बारे में क्या दिया गया है, NIST DLED इग्नू बीएड की किताबों में क्या बताया गया है, उस प्रकार से परिभाषा देख लेते हैं शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधि से आशय क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है से है। शिक्षण विधि के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसके अंतर्गत अध्यापक विषय वस्तु को एक क्रम में व्यवस्थित करता चला जाता है। विद्यार्थी के ज्ञान के संसार में ज्ञान, अनुभव, रुचि, मनोवृत्ति, कौशल आदि समाहित होते हैं। अच्छा अध्यापक वही है जो अपने शिक्षण के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी की जिज्ञासा को शांत कर सके एवं उसे संतुष्ट कर सके। शिक्षण विधियों का प्रमुख कार्य पाठ के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाना होता है। एक शिक्षित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर को या उस सब्जेक्ट को जब हम उपयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार पढ़ाते हैं तो बेहतरीन ढंग से बच्चे सीख पाते हैं, क्योंकि उसका प्रदर्शन हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, शिक्षण में विद्यार्थी या सीखने वाला तथा अध्यापक या सिखाने वाला दोनों ही सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अध्यापक के द्वारा निर्देशन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह अधिगम के केंद्र में रहता है। ठीक है, और हाँ, जैसे कि जो पहले की किताबें, अगर आप KBS की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर NEP 2020 लागू होने से पहले या फिर NCF 2005 लागू होने से पहले की किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि सन 2000, 2003, 2004 या उससे पहले की किताब मनोविज्ञान की, तो आपको ध्यान में रखना होगा
कि बहुत पहले समय में 15-20 साल पहले छात्र केंद्रित जो अधिगम प्रणाली है या सिस्टम है उसका प्रचलन नहीं था। तो उन किताबों में शिक्षक केंद्रित प्रणालियों की बात की जाती है, शिक्षक को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन आरटीई 2009 जब से लागू हुआ, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो उससे यह चीज़ अनिवार्य कर दिया गया कि बाल केंद्रित शिक्षा हर हाल में होना चाहिए। एनसीएफ में 2005 में भी इस पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया और उसके बाद अभी फ़िलहाल एनईपी 2020 आने के बाद भी इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि कोई भी मेथड, कोई भी शिक्षण विधि या कोई भी पढ़ाने का तरीका या कोई भी जो सिलेबस डिजाइन किया जा रहा है वह बाल केंद्रित होना चाहिए। तो आपको हमेशा बाल केंद्रित चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। तो मैं जस्ट यही कह रहा था कि केवीएस की तैयारी आप बहुत पुरानी किताबों से मत करिएगा। जो इस समय वर्तमान की किताबें हैं, वर्तमान का जो आपका एनआईओएस डीएलएड का किताब है या फिर इग्नू की किताबें हैं, इग्नू बीएड की, उनसे ही तैयारी करिएगा। नहीं तो पुरानी चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आप गलत कर बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधियों के प्रयोग का महत्व एवं उपयोगिता। इसका प्रयोग और उपयोगिता क्या है वो देख लीजिए। इसके प्रयोग से छात्रों के ज्ञान में अस्थायित्व का भाव लाया जा सकता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग से छात्र प्राप्त ज्ञान का समय आने पर पुनः स्मरण कर सकते हैं। यह प्रकरण एवं विषय की जटिलताओं को कम करने का कार्य करता है। जब हम किसी सही मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों की बात करें, क्लास फर्स्ट सेकेंड के बच्चों की, खेल विधि से हम उनको कोई चीज़ सिखाते हैं तो जीवन भर उस चीज़ को वह याद रखते हैं, पुनः उसको स्मरण करने में आसानी होती है खेल विधि से छोटे बच्चों को। इसी प्रकार से बहुत सारी बड़े क्लास के लिए, जैसे अगर हम 10th 12th के बच्चों की या ग्रेजुएशन के बच्चों की बात करें, बड़े बच्चों की, तो व्याख्यान विधि, जैसे एसएसटी है, सामाजिक अध्ययन, तो एसएसटी पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा माना जाता है? व्याख्यान विधि। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग विधियां अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आपको उपयुक्त सब्जेक्ट के लिए उससे रिलेटेड शिक्षण विधियों का यूज़ करना है। यह प्रकरण एवं विषय की जटिलताओं को कम करने का कार्य करता है। शिक्षण विधि के प्रयोग से कक्षा अनुशासन में रहती है। लेकिन अनुशासन में रहने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे शांत रहेंगे और शिक्षक बोलेंगे। अनुशासन में रहने का तात्पर्य यहाँ से ये है कि बच्चों को जिस भी प्रकार के एक्टिविटी में हमने लगा दिया, सहयोग करते हुए शिक्षक के रूप में हम सहयोग करेंगे, बच्चे अपना समूह में या फिर जैसे भी गतिविधियों में शामिल होकर कार्य करेंगे, तो जिस प्रकार की गतिविधि में लगाया जाएगा उसको उसी हिसाब से वह बढ़िया से करेंगे। ठीक है, तो उसको कक्षा अनुशासन यहाँ कहा जा रहा है। ये नहीं कि बच्चे चुप रहेंगे, बच्चे सक्रिय होने चाहिए। जो भी शिक्षण विधि का हम प्रयोग करेंगे वर्तमान समय में, उसमें बच्चे खुद एक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे शांत रहेंगे। इसके प्रयोग से छात्र और अध्यापक के मध्य मधुर संबंधों का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विधियों का सही तरह से कुशलता के साथ उपयोग करने से प्रकरण या पाठ्यक्रम की तरफ छात्रों की रुचि में वृद्धि की जा सकती है। तो यह इसका प्रयोग, उपयोग या फिर महत्व कह सकते हैं। पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधियों का जो चुनाव करना है आपको, जो कि आपका मेन टॉपिक है, तो दो प्रकार की शिक्षण विधियां बताई गई हैं, एक अनुदेशात्मक और एक विद्यार्थी अनुकूल विधियां। तो जो विद्यार्थी अनुकूल विधियां हैं, चाइल्ड सेंटर्ड विधियां हैं, इसी पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। खेल विधि उसमें इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, और जो अनुदेशात्मक विधियां हैं जैसे व्याख्यान, प्रदर्शन, आगमन, निगमन, ये सब अनुदेशात्मक विधियों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो दो हैं इसमें से प्रदर्शन और व्याख्यान, यह क्या है? शिक्षक केंद्रित हैं पूरी तरह से। शिक्षक केंद्रित, आप नोट कर लीजिएगा, शिक्षक केंद्रित दो विधियों के बारे में, व्याख्यान और प्रदर्शन, ये दोनों शिक्षक केंद्रित हैं। और बाकी की जो विधियां हैं यह है चाइल्ड सेंटर, ठीक है, छात्र केंद्रित। तो ये नोट कर लीजिए आप। तो एग्जाम में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको छात्र केंद्रित विधियों को ही महत्व देना है कुछ भी सीखने या सिखाने के लिए। शिक्षक केंद्रित जो विधियां हैं छोटे कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़ी कक्षाओं के लिए, जैसा कि मैंने बताया, 12th के बच्चों या ग्रेजुएशन के बच्चों को आप इस मेथड से पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप लोग प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं, ठीक है, या फिर आपने टीएसटी पीएचटी में अप्लाई किया है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। टीचिंग मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। तो शिक्षक केंद्रित में दो विधियां मैंने पहले ही बता दी, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, और एक तीसरी भी विधि होती है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, जिसमें कि व्याख्या भी किया जाता है चीज़ों का और प्रदर्शन भी किया जाता है। तो ये सब क्या है? टीचर सेंटर्ड हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड विधियों की, छात्र केंद्रित विधियों की, जिसमें खेल विधि, आगमन निगमन, डिस्कशन मेथड, प्रयोजन विधि, संश्लेषण, विश्लेषण, खोज, समस्या समाधान। अब एक एक को हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू देख लेते हैं कि इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं।
सबसे पहले बात करते हैं खेल विधि की, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड विधि है, मेथड है, ठीक है। खेल विधि के जन्मदाता की बात करें तो फ्रोबेल इसके जन्मदाता हैं, लेकिन बहुत सी किताबों में कुक का भी नाम दिया है कि खेल विधि के जन्मदाता कुक हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनओएस डीएलएड की किताबें हैं, इग्नू बीएड की किताबें हैं, जो भी सरकारी किताबें हैं, वहाँ फ्रोबेल ही सही आंसर माना गया है, ठीक है। तो फ्रोबेल ही इसके सही जन्मदाता हैं, असली जन्मदाता हैं, क्योंकि फ्रोबेल ने जब खेल विधि का निर्माण किया था उस समय कुक पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुक ने बाद में खेल विधि को आगे बढ़ाया था, यानी कि खेल विधि का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था, तो आप कुक आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसका जन्मदाता फ्रोबेल ही है। फ्रोबेल के बाद कुक ने इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया या वह विकास किया, और कुक ने अपनी पुस्तक द प्लेवे में खेल विधि का प्रयोग इंग्लिश शिक्षण में बताया। फ्रोबेल के अनुसार बालक जब पूरी तरह से अभिप्रेरित होकर स्वाभाविक वातावरण में बिना किसी तनाव के कोई कार्य पूर्ण करता है तो उसे खेल विधि द्वारा सीखना कहते हैं। खेल विधि का भाव मुसीबत तथा आंसुओं के बिना शिक्षा है। तो यह लाइन आप याद रखिएगा, खेल विधि का भाव मुसीबत तथा आंसुओं के बिना शिक्षा है। अब बात करते हैं खेल विधि के तत्व या घटक कौन कौन से हैं। तो खेल विधि के द्वारा जब कोई चीज़ सीखता है बच्चा, तो वह रुचिपूर्ण ढंग से चीज़ों को सीखता है, अंतः प्रेरणा होती है, उसमें सेल्फ मोटिवेट होता है, स्वनिर्धारित अनुशासन होता है, सहकारी और सहयोगात्मक होता है, क्योंकि खेल विधि के माध्यम से जब बच्चे सीखते हैं तो एक दूसरे बच्चे के साथ वह मिलकर खेल खेलते हैं, और जब मिलकर खेलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पाएंगे, यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि बच्चे जब ऐसा कोई खेल खेल के सीखेंगे तो एक दूसरे के साथ वो घुलते मिलते हैं, ठीक है। तो सहयोगात्मक रूप से शिक्षण होती है। उसके बाद सहयोग की भावना विकसित होती है खेल विधि के द्वारा। भयहीन कार्य करते हैं, वह बिना डरे करते हैं, क्योंकि खेल वह अपने घर पे भी डेली खेलते हैं, इसलिए विद्यालय में जब खेल विधि द्वारा कुछ सिखाया जाता है तो भयहीन माहौल होता है वहाँ पे, ठीक है। अनौपचारिक वातावरण होता है, क्रिया में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, स्वतः क्रिया होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है खेल विधि। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे छोटे जो होते हैं बहुत जल्दी क्या होते हैं, आपस में लड़ने भी लग सकते हैं, तो इसलिए शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण भी होता है, ठीक है। बहुत सावधानी से चोट लगा सकते हैं छोटे बच्चे, तो चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन सबसे उपयुक्त विधि है छोटे बच्चों को पढ़ाने का। अब बात करते हैं खेल विधि के क्या क्या लाभ हैं। तो खेल खेलना बच्चों की स्वाभाविक प्रकृति है। वह न केवल खेलों में स्वतः स्फूर्ति रूप से भाग लेते हैं, बल्कि यदि उन्हें स्वतंत्रता दी जाए तो प्रभावकारी ढंग से खेल का आयोजन भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं मिलजुल के कि उन खेलों के बारे में हो सकता है हमने सुना भी ना हो, देखा भी ना हो, और कितने अच्छे मैनेजमेंट से वो खेल खेलते हैं। तो वही बात यहाँ बताया जा रहा है। बच्चे नए खेल का सृजन कर सकते हैं, वे खेल को खेलने के लिए नियम बनाते हैं और स्वतः निर्मित अनुशासन का कड़ाई से अवलोकन भी करते हैं। आप देखते होंगे एक जो ऐसे छोटा सा, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते थे इसको, बचपन में मैं देखता था इस टाइप के खेल खेलते हुए कि ऐसे एक छोटा सा पत्थर लेके यहाँ फेंकते थे, ठीक है, पहले यहाँ फेंकते थे, फिर ऐसे ऐसे कूदते कूदते जाते थे, इधर से निकल जाते थे, फिर इसको अगले वाले में फेंकते थे। तो उस नियम का कड़ाई से पालन करते थे सभी, ठीक है, रूल होते थे उनके खुद के बनाए हुए रूल। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि खेल विधि के क्या क्या लाभ हैं, कि बच्चे अनुशासन भी सीखते हैं खेल विधि के माध्यम से, ठीक है, और स्वतः नियम भी बनाते हैं। जैसा कि जीन पियाजे वगैरह ने कहा है कि ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं बच्चे, तो खेल विधि के द्वारा ज्ञान की बहुत सारी चीज़ों का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं। यह बच्चों में सृजनात्मक कौशलों को पोषित करने में सहायता करता है। साथ ही साथ कई जीवन कौशल जैसे कि समस्या समाधान, नेतृत्व क्षमता, तर्कपूर्ण ढंग से सोचना, स्वतः अभिव्यक्ति, संप्रेषण कौशल, सहभागी अधिगम, समूह में रहना आदि विकसित कर लेते हैं खेल विधि के माध्यम से। ये वाला लाइन नोट जरूर करिएगा, ये वाला पूरा वाक्य नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से एग्जाम में। अगला है अधिगम स्वाभाविक, आनंददायक और ऊर्जावान अनुभवकारी होती है। जो खेल विधि के माध्यम से बच्चे सीखते हैं वह स्वाभाविक होती है, आनंददायक होता है, ऊर्जावान होता है और अनुभवकारी होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जैसा कि हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने 2-3-4 फ्रेंडों से ज़रूर बताइए कि शाम 7 बजे से राहुल एकेडमी पे KVS के लिए क्लास चल रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, या जो भी है, जैसा भी आपको लग रहा है ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या है?
विश्लेषण शब्द का अर्थ है किसी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना। ध्यान रखिएगा, विश्लेषण करना यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना किसी समस्या को, उसके बाद उसको सॉल्व करना। इकट्ठी की गई वस्तु के भागों को अलग अलग करके उनका परीक्षण करना विश्लेषण कहलाता है। यह एक अनुसंधान विधि है जिसमें जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात, निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दूसरा वाला, एकदम एज इट इज नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम में 1 नंबर आपका तय हो जाएगा यहाँ से। देखिए, जो विश्लेषण विधि होती है वह जटिल से सरल की ओर जाती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है, निष्कर्ष से अनुमान की ओर जाती है। और यह जो जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात, ये सब चीज़ें क्या हैं? यह शिक्षण सूत्र हैं। सब शिक्षण विधियों में कई शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो विश्लेषण विधि तो शिक्षण विधि हो गई, और ये जो ज्ञात से अज्ञात है क्या हो गया? शिक्षण सूत्र हो गया। चलिए, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध में प्रयुक्त होता है। जैसे पाइथागोरस का प्रमेय विश्लेषण विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है। कर्ण का विकर्ण, आधार का वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग, ठीक है, ये सब फॉर्मूले जो हैं ये विश्लेषण विधि का देन है, विश्लेषण विधि के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, या एग्जाम में भी पूछ सकता है कि किस शिक्षण विधि में जटिल से सरल की ओर जाया जाता है, या फिर अज्ञात से ज्ञात वस्तुओं की खोज की जाती है, तो विश्लेषण विधि में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्लेषण विधि के गुण क्या हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उसमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है। अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है इस विधि के माध्यम से। इसके कुछ दोष भी हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। अधिक समय लेने वाली विधि है, कुशल अध्यापन की ज़रूरत होती है, अधिक तर्क शक्ति सूझ की ज़रूरत होती है, छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। लेकिन अनुपयोगी छोटी कक्षा के बच्चों के लिए भले मानी जाती हो, लेकिन यह चाइल्ड सेंटर्ड विधि है, बहुत ही फेमस विधि है। इसका उपयोग बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करने में किया जाता है, लेकिन उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं संश्लेषण विधि के बारे में। संश्लेषण विधि का अर्थ होता है अनेक को एक करना, यानी कि अनेक चीज़ों को क्या कर देना? एक कर देना, अनेक चीज़ों को मिला के एक कर देना, यही संश्लेषण विधि होता है। अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा, वैसे अपने चीज़ों की तारीफ खुद नहीं करना चाहिए, बाकी आप लोग क्लास में आप लोगों का 7 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें आपको खुद समझ में आ रही होंगी कि कितनी बेहतरीन चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जो नोट्स बनाए गए हैं, जो लोग जॉब में हैं, कहीं जॉब करते हैं, या फिर उनके पास पढ़ाई करने का कम टाइम है, नोट्स बनाने का कम टाइम है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल नोट्स हैं। 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ गणित के नोट्स नहीं होंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको 290 फीस पे करना होगा, सिर्फ एक बार। करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ आपको ग्रुप में अपडेट मिलते रहेंगे, ग्रुप में भी ऐड करूँगा, तो इस नंबर से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। NIOS, DLED, IGNOU, BEd, NCERT की किताबों से बहुत ही परफेक्ट नोट्स बनाए गए हैं। ऑलरेडी लगभग 150-200 लोगों ने ले लिए हैं। जिन्होंने ले लिए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नोट्स कैसे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं बताने ये वाला था कि जैसे यहाँ आप ए लाइन देख रहे हैं ना, एज एक एग्जैक्ट इसी लाइन से एक क्वेश्चन D+B में पूछा गया है। ऐसे ही बहुत सारे क्लास में मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सेम टू सेम चीज़ें एग्जाम में आई हुई हैं। और जो KBS ने मॉडल पेपर जारी किया था अभी थोड़े दिन पहले, एक देखने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए, तो जो क्लास मैं 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ा चुका हूँ, उस क्लास से भी बहुत सारे क्वेश्चन उस मॉडल पेपर में हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं नोट्स कितने यूजफुल हैं आप लोगों के लिए। संश्लेषण विधि के गुण क्या होते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। और यहाँ जो लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ाने में वर्णमाला सिखाकर सबसे पहले वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें ये हो कि पहले अक्षर पहचान कराए जा रहे हैं, ठीक, अक्षर के बाद अक्षरों से क्या बनाए जा रहे हैं? शब्द बनाए जा रहे हैं, शब्दों से क्या बनाया जा रहा है? वाक्य बनाया जा रहा है। तो इस तरीके के पढ़ाने के मेथड को क्या कहते हैं? तो संश्लेषण विधि कहते हैं, ठीक है। चलिए
उसके बाद संश्लेषण विधि सरल और सुविधाजनक मानी जाती है, समस्या का समाधान तीव्रता से संभव हो जाता है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोगी होती है, ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संश्लेषण विधि के दोष क्या क्या हैं? रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है। संश्लेषण विधि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है। और एनईपी में क्या बताया गया है कि रटने पर बल नहीं देना है, रटंत्र प्रणाली से शिक्षा को पूरी तरह से मुक्त करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता है। नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता, चिंतन रहित विधि अर्थात इसके विषय में सहयोग नहीं कर सकती। देखिए, लेकिन कुछ चीज़ों को पढ़ाने के लिए, जैसे कि हिंदी पढ़ाने के लिए पहले हम अक्षरों का पहचान कराते हैं। ठीक है, लेकिन अक्षरों का पहचान कराने के आधुनिक बहुत सारे मेथड आ गए हैं। जैसे खेल विधि द्वारा अक्षरों का पहचान कराया जाएगा तो वह एनईपी के अनुरूप होगा, लेकिन संश्लेषण विधि के द्वारा अक्षरों का पहचान कराया जाएगा तो वह क्या होगा, एनईपी के अनुसार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रट कर हम याद कराएंगे। संश्लेषण में रटाया जाता है चीज़ों को। ठीक है, पहले बच्चे अक्षरों को रटते हैं, फिर कठिन शब्दों को रटते हैं, ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ों को रटते हैं। तो इसलिए यह विधि वर्तमान समय में एनईपी के अनुरूप नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है, अर्थात इनके विकास में सहयोग नहीं करती है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, अर्थात जब तक सूत्र याद है तभी तक समस्या का हल निकाला जा सकता है। छोटे बालकों में चिंतन शक्ति का ह्रास होता है। ठीक है, ये इसके दोष भी हैं। अब बात करते हैं आगमन और निगमन विधि की। आगमन विधि में देखिए, इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों को अध्ययन करवाते हैं। ठीक है, किस विधि से, किस शिक्षण सूत्रों से? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ले जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाते हैं। आगमन विधि में, ठीक है, इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में प्रयुक्त चरण क्या है? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में होगा, कोई शिक्षिका हैं, वह कक्षा तीसरी के बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, वे सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, फिर निरीक्षण करती हैं, फिर नियम बनाती हैं और सामान्यीकरण करती हैं। वह किस विधि का प्रयोग कर रही हैं? तो आपको बताना होगा आगमन विधि का प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो सर्वप्रथम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। उस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है। ठीक है, तो यह इसके चरण है। एग्जाम में चरण भी पूछे जा सकते हैं। तो 5 ऐसे चरण दिए होंगे और आपको उसमें से छांट के बताना होगा कि सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, फिर उसका जनरलाइजेशन किया जाता है, सामान्यीकरण, फिर टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन यानी कि परीक्षण और सत्यापन किया जाता है उसका। आगमन विधि गणित, विज्ञान और व्याकरण पढ़ाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि है, ये भी ध्यान रखिएगा। निगमन विधि, निगमन विधि की बात करते हैं। आगमन का कह सकते हैं उल्टा एक तरीके से। इस विधि में पहले स्थापित नियमों और सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर ले जाया जाता है, सामान्य चीज़ों से विशिष्ट चीज़ों की ओर ले जाते हैं, सूक्ष्म चीज़ों से क्या करते हैं, स्थूल की ओर ले जाते हैं, संपूर्ण चीज़ की, बड़ी चीज़ की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ले जाते हैं। ठीक है, पहले प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, फिर प्रत्यक्ष चीज़ें बताते हैं। निगमन विधि के क्या गुण हैं? यह सरल और सुविधाजनक विधि है, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, बालक तेजी से सीखते हैं इस विधि के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो देखिए 4 हमने पढ़े, 4-5 जो भी, ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड विधियाँ थी। और चाइल्ड सेंटर्ड विधियों में एग्जाम में जिनसे पूछे जाते हैं वो विधि हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं टीचर सेंटर्ड जो विधियाँ हैं, शिक्षक केंद्रित। व्याख्यान विधि, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लेक्चर मेथड यानी कि लेक्चर दिया जाता है इसमें। प्रदर्शन विधि, चीज़ों को दिखा कर बताया जाता है बच्चों को। और व्याख्यान प्रदर्शन विधि यानी कि लेक्चर भी देते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं। और व्याख्यान विधि में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, जैसे हम कहानी सुनाते हैं। ठीक है, बच्चों को कहानी सुनाते हैं या इतिहास पढ़ाते हैं। हिस्ट्री पढ़ाते टाइम, इतिहास पढ़ाते समय इन विधियों का प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इतिहास या कह सकते हैं SST जो सामाजिक अध्ययन की विषय हैं। चलिए,
व्याख्यान विधि को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की वैसे ज़रूरत है नहीं। यह शिक्षण विधि प्राचीन विधि है, विद्यालय में आज भी शिक्षण की दृष्टि से विश्व का अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण और अधिगम कराती है। यानी कि स्मृति स्तर का शिक्षण यानी कि देखिए, अभी मैं जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो यहाँ लिखी हुई चीज़ें हैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, और कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के, अनुभव के या स्मृति के आधार पे आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एनईपी के बारे में कोई भी चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्लास में, तो एनईपी की ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, मेरे मेमोरी में ये चीज़ें हैं, तो वही यह बता रहा है कि स्मृति स्तर का शिक्षण और अधिगम कराती है। ठीक है, सामाजिक विषय के शिक्षण में इसका प्रयोग अत्यधिक होता है। इस विधि में शिक्षक को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है छात्र के बजाय। चलिए, क्वेश्चन अगर आए कि किस विधि में छात्र के बजाय शिक्षक ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वह व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब प्रदर्शन विधि देख लीजिए, इसे बहुज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि भी कहते हैं। यह विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होता है। छात्रों के सम्मुख शिक्षक द्वारा क्रिया करके दिखाने की विधि प्रदर्शन विधि है। छात्र मानसिक रूप से चीज़ों को देखने के बजाय वास्तविक रूप से इस विधि में चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। इसमें अमूर्त कल्पनाओं का सहारा नहीं लिया जाता है। ठीक है, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, उसमें जो तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को इस विधि से पढ़ाया जाए तो बेहतर ढंग से चीज़ों को वह सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। और हाँ, एक छोटा सा और कुछ है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं उच्चारण करते समय, मेरे स्थानीय बोली की वजह से उच्चारण करते समय चीज़ों को मैं हो सकता है गलत बोल जाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन ये मैं बोलता हूँ, उच्चारण ए करता हूँ मैं, जबकि सही उच्चारण इसका दूसरा होता है। रीज़न क्या है कि बचपन से जहाँ मैं रहा हूँ, बिहार से सटे गोरखपुर है, और बिहारी बोली का बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारे गोरखपुर पे। तो हमारे गांव का बोली है भोजपुरी है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही बोल जाता हूँ। तो उस चीज़ से मुझे जज मत करिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। ठीक है, क्योंकि भले ही कोई वर्ड मैं गलत उच्चारण कर दूँ, लेकिन मैं चीज़ें आपको बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत खुद पढ़ने के बाद मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ। तो गलती का कोई और चांस नहीं कि मैं गलत आपको आंसर बता दूँ, उच्चारण भले ही गलत हो जाए मुझसे, तो इससे जज मत करिएगा मुझे। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। बाकी मैं खुद सुधार करने की इसको निरंतर कोशिश करता रहता हूँ। बचपन से जो सुनते आया हूँ वही मुंह से निकल जाता है बार बार। मैं भी कहीं दिल्ली में पैदा हुआ होता, कहीं बड़े सिटी में पैदा हुआ होता, तो हो सकता है मैं भी अच्छा इंग्लिश बोल पाता। लेकिन ठीक है, तो ये छोटी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन रीज़न ये है कि एक लोग का कमेंट आया था और बहुत गंदा कमेंट था वो, मतलब मेरे बारे में, अब सिर्फ यही उच्चारण को लेके, तो इसलिए दुख हुआ, इसलिए मुझे आपसे शेयर करना पड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं। शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट कराती है? शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट कराती है? कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है। तो सबसे पहले ही हमने लिख दिया था हाउ टू टीच, तो यानी कि कैसे पढ़ाना है। शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट कराती है कि कैसे पढ़ाना है, पहला सही हो जाएगा हाउ टू टीच। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी शिक्षण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर है? अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण। विश्लेषण विधि जो है यह अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप कक्षा में अधिक छात्रों का भाग लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण तरीके को आप अपनाएंगे? प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि, प्रवचन विधि या भूमिका खेल? तो देखिए, यहाँ जो प्रदर्शन विधि है शिक्षक केंद्रित है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। चर्चा विधि में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, फिर भी एक्टिव रहते हैं। लेकिन चर्चा विधि में मान लीजिए शिक्षक है और कोई चर्चा कर रहा है, तो इसमें से सभी क्लास के बच्चे एक साथ नहीं बोल सकते, कुछ बच्चे एक्टिव होंगे। प्रवचन विधि यानी कि जो कह सकते हैं वही भाषण विधि, ठीक है, लेक्चर मेथड कह सकते हैं इसको, तो इसमें भी शिक्षक ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जो भूमिका खेल यानी कि रोल प्ले मेथड होता है, इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और अगर अधिक से अधिक छात्रों का भाग आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो भूमिका खेल या रोल प्ले मेथड का आप यूज कर सकते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के चरणों का सही क्रम है? सूक्ष्म शिक्षण के चरणों का सही क्रम क्या है माइक्रो टीचिंग का? तो इसका चौथे का सही आंसर आप याद कर लीजिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है,
तीसरा, सबसे पहले माइक्रो टीचिंग में हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद टीचिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं यानी कि फीडबैक लेते हैं, फिर उसके बाद फिर योजना बनाते हैं, रीप्लान करते हैं, फिर री टीच करते हैं, फिर री फीडबैक लेते हैं। री फीडबैक लेना माइक्रो टीचिंग का सबसे आखिरी क्रम है, ध्यान रखिएगा। तीसरा सही हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। अब माइक्रो टीचिंग क्या होता है उसके बारे में एक बार आप जान लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण एक उपयुक्त नवीन तकनीकी का प्रतिनिधित्व करता है जो शिक्षा के महाविद्यालयों में प्रशिक्षित होने वाले छात्र शिक्षकों को वांछित शिक्षण कौशल प्राप्त कराने में मदद करता है। सूक्ष्म शिक्षण को हम एक प्रकार से विशेष प्रशिक्षण तकनीकी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो छात्र शिक्षकों को कक्षा के आकार, समय अवधि और सम्मिलित की जाने वाली विषय वस्तु के संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कुछ विशिष्ट शिक्षण कौशल के अभ्यास और विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है, ठीक है। और इसका सही क्रम आपने देख ही लिया, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, पुनः योजना बनाना, पुनः शिक्षण करना, पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, यही इसका सही क्रम है। DSSB में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए याद रखिएगा। DSSB के क्वेश्चन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास में शामिल इसलिए करता हूँ क्योंकि उसका पैटर्न इसका पैटर्न लगभग मिलता जुलता है, सेम टू सेम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। अगला देखते हैं, वह शिक्षण विधि पहचानिए जो पारंपरिक मानी जाती है। वह शिक्षण विधि जो पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है। तो चाक और बातें यानी कि चाक एंड टॉक जो मेथड है यह पारंपरिक विधि मानी जाती है। चाक एंड टॉक मेथड क्या है कि ब्लैक बोर्ड पे शिक्षक क्या करते हैं, चाक से कुछ लिखते हैं और बच्चों से बातें करते हैं, यही चाक एंड टॉक मेथड है। पारंपरिक है, बहुत पुरानी विधि है। नेक्स्ट है आपके सामने, शिक्षा के पारंपरिक तरीकों में से एक है। शिक्षा के पारंपरिक तरीकों में से एक क्या है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चित्रण या इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान विधि एक ट्रेडिशनल विधि है, जैसे चॉक एंड टॉक विधि है वैसे व्याख्यान विधि भी बहुत पुरानी विधि है। नेक्स्ट, खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? केवल संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास या तीनों? तो सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक तीनों विकसित करती है खेल विधि। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ह्यूरिस्टिक या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति जो है यह खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति है। आगमन विधि की विशेषता नहीं है। आगमन विधि की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है, ठीक है, यही इसकी विशेषता नहीं है। सही आंसर चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि, देखिए हिंदी के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं, शब्द, ठीक है, सॉरी वर्ड से शब्द और शब्द से वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक है। 10वें का पहला सही हो जाएगा। वर्ड यानी कि जो अक्षर है उसको सबसे पहले बताया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद अक्षरों से शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं संश्लेषण विधि में, ठीक है। तो यहाँ 10 क्वेश्चन हमने कर लिए इस टॉपिक से रिलेटेड। अब मिलते हैं आप लोगों से कल 7 बजे की क्लास में। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको कंप्लीट PDF नोट्स एक बार में चाहिए तो आप 7905352723 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। KBS लिख के 290 फीस पे करना होगा। सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो उनको प्रिंट करा सकते हैं या वैसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रिंट में हैं और बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें हैं, बहुत ही शानदार। इससे आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग तरीके का हो जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम कम है पढ़ने का, ठीक है। तो कम समय में इससे आप तैयारी कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।